नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीत की चाय के सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों कहते हैं ना, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना किसी का सपना बन जाए। दोस्तों आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं स्वाति शर्मा जी से, जो कि आज जमशेदपुर का नाम रोशन कर चुकी हैं। जी हाँ, यूपीएससी में 17वां रैंक ला के जमशेदपुर का ही नहीं, हमारे झारखंड का भी नाम देश भर में रोशन किया है। इन्होंने काफ़ी साधारण परिवार से आती है। पिताजी आर्मी में रहे हैं, माँ गृहिणी रही है, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से, अपने बल पे आज वो मुकाम हासिल किया है, जो कि एक जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है। तो आइए मिलते हैं स्वाति शर्मा जी से और इनसे जानते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। स्वाति जी, जानना चाहेंगे यूपीएससी ही क्यों? पहला तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा कि यदि यूपीएससी कब से इसका तैयारी स्टार्ट किया आप? यूपीएससी की जर्नी स्टार्टिंग से तो नहीं तय थी कि आईएएस बनना है। स्टार्टिंग में मुझे लॉ करने का काफ़ी मन था, पर जब स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में आई तो मेरे टीचर्स का इंकरेजमेंट की वजह से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करके एक होता है, तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए। तो फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को और सब्जेक्ट्स जो जो इन्वॉल्व है उन सब पे ध्यान दिया। तो फिर उससे मुझे इन जो सब्जेक्ट्स उसमें एक्चुअली हैं वो मेरे इंटरेस्ट बेस्ड हैं, तो उससे अलाइनमेंट की वजह से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर इस एग्ज़ाम के थ्रू क्या पोस्ट मिलती है, क्या आप कर सकते हो सोसाइटी में, वो एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि सिर्फ इससे आपको एक जॉब नहीं मिल रही है, एक ऐसी जॉब मिल रही है जो सोसाइटी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है जी। तो इस वजह से मेरा यूपीएससी की तरफ जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये कौन से क्लासेस से आप स्टार्ट किए और आपने अभी एजुकेशन में क्या क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी 2019 में, बीए इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज। ओके। स्टार्ट मैंने किया था अपने नॉर्मल जो सब जैसे स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के करीबन 1 साल के बाद। जी। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं असफल रही थी, प्रिलिम स्टेज मेरा क्लियर नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुली सब क्लियर हो गया और अच्छी रैंक मिल गई है। आपने बोला कि 2 बार आपको असफलता भी मिली है। कितना टफ होता है एक यूपीएससी का प्रिपरेशन करना, और क्या ये नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो एक नॉर्मल स्कूलिंग किए हैं, नॉर्मल जरा से ही कॉलेज भी किए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल जरा से नहीं किए हैं, तो कितना टफ होता है? क्या नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं? आई थिंक यूपीएससी और या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हमारी सोसाइटी में वेलफेयर आ सके, स्पेशली जो बैकवर्ड सेक्शन के बच्चे हैं वो आगे आ सके। तो हर कोई यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर कोई बच्चा कर सकता है। दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है, खासकर हमारे स्टेट झारखंड जैसे में। बिहार वगैरह में इस चीज़ का चलन इस वजह से है क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये जानकारी है, पर फिर भी वो वहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तैयारी करने के लिए। पर झारखंड में वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि लोगों के पास उतनी फाइनेंशियल ये नहीं है कि वो दूसरे शहरों पर जा सकें। उस वजह से ये सबसे पहली दिक्कत आती है। दूसरा है कि एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है, पैटर्न इतना बड़ा है, प्लस डिमांड इतनी है, तो लोगों को लगता है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म कैसे होगा। और अगर 1 साल का लंबा प्रोसेस है तो अगर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या, क्योंकि अगर आप मेंस में भी फेल होते हैं या इंटरव्यू में भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आप सीधे प्रीलिम्स पे आ जाएंगे। अच्छा। तो इस वजह से भी ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी बुक्स इतनी हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा टफ बना देती हैं। इसको करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? जो प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं या इस फील्ड में जो जाना चाहते हैं, उनको मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? इसके लिए आपको कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इवन अगर आप मेडिकल की फील्ड में भी जा रहे हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मल जैसे मैंने सिंपल से डिग्री की है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। तो ये इस एग्ज़ाम की बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है मुझे कि हर कोई इसे दे सकता है।
बाकी तैयारियों का अलग अलग ये है, हर 3 स्टेज के लिए अलग तरीके की तैयारी होती है। बेसिक सब एनसीईआरटी बुक से ही स्टार्ट करते हैं ओके प्रीलिम्स के लिए, और बाकी कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसकी एक लंबी स्ट्रैटेजी बन सकती है। ओके मेंस का अलग सिलेबस है जो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। फिर Okay. इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसा रियलाइज हो जाता है कि हमें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हो गया है, और वहाँ पे वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं कि अच्छा। आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। Okay. तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी करता है ये एग्ज़ाम। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि ना सिर्फ बुक्स बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आप ध्यान में रख के इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। जहाँ तक बात आती है तैयारी की, तो आपने कोई कोचिंग लिया कि सेल्फ स्टडी किया? मैंने अपनी तैयारी तब स्टार्ट की थी जब कोविड का माहौल था, तो जिस वजह से मैंने घर पे रह के अपनी तैयारी करना ही ज़्यादा सही समझा था। उसके बाद जब 2 असफल अटेम्प्ट्स मिले तो फिर मुझे लगा कि मुझे शायद एक बार दिल्ली जाना चाहिए, अपनी तैयारी को एक दूसरा मौका देना चाहिए। तो दिल्ली में कोचिंग नहीं, पर मैंने बहुत इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ वगैरह में इनरोल किया था। वहाँ पे मार्केट में भी काफ़ी टेस्ट्स अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व किया। उस वजह से मैंने अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दिया था। सबसे मेन बात याद आती है टाइम मैनेजमेंट की। लोग बोलते हैं कोई इसके लिए 16 घंटा पढ़ना है, तो 18 घंटा पढ़ना है, तो 10 घंटे पढ़ना है, कोई 6 घंटे ही पढ़ते हैं। आपने तो क्रैक किया एग्जाम, एक्चुअल क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आप कैसे करते थे? शुरुआत में तो मैं 8 से 9 घंटे ही पढ़ती थी। शुरुआत में 8 से 9 घंटे पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, जी क्योंकि 4 से 5 घंटे ही पढ़ते हैं। जब हम कॉलेज में उतनी ध्यान नहीं देते कभी-कभी जी। पढ़ाई पे। तो नॉर्मली 8 से 9 घंटे मेरी पढ़ाई हुआ करती थी डिफरेंट इंटरवल्स के बाद। पर अगर आपके 6 से 7 घंटे में आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं या फिर जो आपने सोचा है कि मैं इस प्लान के साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो आप 6-7 घंटे में भी पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी जब टेस्ट्स और प्रीलिम्स और मेंस का स्टेज पास आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे आवर्स स्ट्रेच हो जाते हैं। तो कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितने प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। सोशल मीडिया बहुत बच्चे आज के डेट में यूज कर रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, और करते हैं तो कितना यूज करते हैं? सोशल मीडिया में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखा था। टेलीग्राम इसलिए रखा था क्योंकि मैं घर से ही तैयारी कर रही थी, तो Okay. टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी ऑनलाइन चैनल्स भी हैं जो अपने क्विज़ेज़ वगैरह डालते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। व्हाट्सएप पे मेरे बहुत लिमिटेड सा फ्रेंड सर्कल है, उनसे मैं जुड़े रहने के लिए, प्लस फैमिली के थ्रू थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहता है, जो हमारे घर पे साथ नहीं रहते हैं पर वो उससे वीडियो कॉल वगैरह Right. करके। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो था मेरे पास। बाकी सोशल मीडिया में रह के ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ऐसा नहीं है। बस आपको ये समझना है कि सोशल मीडिया का प्रयोग इस ठीक तरीके से करें कि आपके तैयारी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे, तो सोशल मीडिया उतना ख़राब नहीं है। अभी तो आपने 17th रैंक रहा है, एक अच्छा अफसर आप बनने वाले हैं, क्या बदलाव लाना चाहेंगे सोसाइटी में, देश में अपना? सबसे पहला बदलाव जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एक आर्मी लाइफ भी जी है अपने पापा के सर्विस के दौरान, और एक सिविलियन लाइफ भी जी है यहाँ जमशेदपुर में। तो मुझे लगता है पहला चेंज जो आना चाहिए वो एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ही आना चाहिए। अगर हर घर में शिक्षित व्यक्ति रहें तो वो ना केवल एक जने बल्कि पूरी फैमिली को बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। तो पहला शिक्षा, एजुकेशन की तरफ एनरोलमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, या कि किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। दूसरा, हेल्थ के क्षेत्र में मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा और अच्छा काम करूँ, क्योंकि झारखंड में हेल्थ के पैरामीटर्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है। एनीमिया, स्टंटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं झारखंड में। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड लास्ट में आता है, तो जी। वो भी इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय अपने माँ-बाप को, अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने मेरा बहुत एनकरेजमेंट किया है ये 3 साल की जर्नी में, और उन सभी लोगों को जिन्होंने किसी भी स्टेज पे मेरा साथ दिया और मुझे मोटिवेट किया, उन सभी को देना चाहूँगी। 3 तरह के एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू मोड। कौन सा टफ होता है और कैसे हैंडल किया है जो यंग जनरेशन जा रहा है? एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस के अलग-अलग चैलेंजेस, अलग-अलग डिमांड्स हैं। मेरे लिए प्रीलिम्स का स्टेज मुझे ज़्यादा टफ लगता था, क्योंकि उसमें एमसीक्यू है, और सीसैट का जो पेपर है उसमें मैं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती थी। मेरी 2 बार असफलता का कारण मुझे लगता है वो पेपर ना क्लियर कर पाना भी है।
पर हर इंसान की अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग पोटेंशियल होता है, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन सा स्टेज मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रीलिम्स हर बार क्लियर करते हैं पर मेंस नहीं क्लियर कर पाते, कुछ लोगों का इंटरव्यू नहीं निकलता, तो वो आई थिंक अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन सा टफ फेज है। 2 बार आपने असफलता पाया है। जनरली लोग डिमोटिवेट होकर या तो छोड़ देते हैं या सोचते हैं अरे क्या करें। कौन सा ऐसा चीज था जो आपको हिम्मत बनाए रखे? किसका सपोर्ट था कि नहीं आपने बोला ना छोड़ना नहीं है मुझे? मैंने यूपीएससी के अलावा और किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की अपनी ग्रेजुएशन के बाद। फिर जब मैंने ये सपना देखा था कि ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो अंदर से एक मोटिवेशन आ जाती है कि नहीं अब एग्ज़ाम में आए हैं तो फिर क्लियर करके निकलते हैं, बाकी देखते हैं। बाकी फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहता है, लोगों मोटिवेट करते हैं कि नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में सीधे आईएएस बन जाते हैं या फिर कोई भी रैंक हासिल कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो वही मोटिवेट करते रहा। कैसा लग रहा है कि इतना अच्छा रैंक लाए, आप जमशेदपुर का नाम बढ़ाएं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ था कि रैंक 17 आई है, क्योंकि इस साल की तैयारी में सिलेक्शन का आभास था, पर इतना नहीं पता था कि रैंक 17 आ जाएगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जमशेदपुर को और अपने सभी परिवारजनों का मान बढ़ा सकी। बहुत जल्दी यंगस्टर अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, इतना दूर तक जाने का सोचते नहीं हैं। उनको कुछ आप मोटिवेट करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? असफलता अगर मिल रही है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसका कारण निकालें कि हमें असफलता क्यों मिल रही है। अगर असफल हो रहे हैं पर अगर हम असफल होना अपने आप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको सफल होना है लाइफ में तो आपको चीज़ें अलग तरीके से सोचने की और करने की ज़रूरत है। गलत राह पे जाके सल्यूशन नहीं निकलेगा। अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आई थिंक यही मैसेज देना चाहूँगी कि हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक आपने जो सपना देखा है वो पूरा नहीं हो जाता। यदि यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाते तो फिर? अगर यूपीएससी नहीं होता तो शायद मैं आज किसी एनजीओ को ज्वाइन करती जो बच्चों को शिक्षित करने में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने सब्मिट कर लिया, ज्वाइनिंग हो रही है आपकी, उसके बाद फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में वही है जो मैंने सोचा है कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के ऊपर फोकस करना। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम, हर जगह, हर गांव, हर क्षेत्र की प्रॉब्लम अलग होती है। उन प्रॉब्लम्स को समझना, उनको सही से टैकल करना। बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो सही तक जिन लोगों के लिए बनी हैं वो उन तक पहुँचे, वो मेरा उम्मीद है कि मैं उन पे उम्मीद काम रहेगा। करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें अच्छे तरीक़ा से बताया है। यंग जनरेशन को काफ़ी से सीखने को मिलेगा और उम्मीद है कि आप तरक्की करें, अच्छे पोजीशंस पे जाएं और हमारा जमशेदपुर, हमारे राज्य और देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाएं स्वाति शर्मा जी से, जिन्होंने यूपीएससी में 17th पोजीशन लाके जमशेदपुर का नाम रोशन कर दिया। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाते रहूँगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।